बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से यह बड़ी खबर है। अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई के बाद बिल्डिंग मालिकों में खौफ है। निजी बिल्डिंग कोचिंग संचालकों को किराए पर देने का खौफ है। नियम विरुद्ध निर्माण गले की फांस बन सकती है। जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, उसके बाद अब जो निजी बिल्डिंग कोचिंग संचालक हैं, उन सभी में डर का माहौल है। अब उन्हें पता है कि अगर वो नियम विरुद्ध जाकर निर्माण करते हैं तो उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने का खतरा है। गोपालपुरा बाईपास और रिद्धि सिद्धि इलाके में इसे लेकर दहशत भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से ये तस्वीर देखिए, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, उसके बाद से लगातार खौफ का माहौल है। रोशन शर्मा सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, खौफ है जो अवैध रूप से बिल्डिंग निर्माण कर रहे थे उनमें भी अब, और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है, एक साफ मैसेज प्रशासन की ओर से कि अब किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। प्रियंका, देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण की जो एक का एक कार्रवाई हुई है, उसके बाद में जो आसपास के जो इंस्टीट्यूट संचालक है, जो बिल्डिंग मालिक है, उनके अंदर खौफ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि गोपालपुरा रिद्धि सिद्धि का ये जो इलाका है, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे कोचिंग संस्थान है, जो आवासीय जो बिल्डिंग है उसके ऊपर संचालन हो रहा है। जो कोचिंग है वो कुल मिलाकर व्यावसायिक एक्टिविटी में आता है। ऐसे कि जिस तरीके से कल जो जेडीए की कार्रवाई हुई है, अचानक अधिगम कोचिंग संस्थान के ऊपर मौका नहीं दिया गया। हालांकि अधिगम से जो कोचिंग की जो बिल्डिंग है, इसके जो तार जुड़े हुए थे, जो पेपर लीक मामला है उसके बाद में, तो ऐसे में जो बिल्डिंग मालिक है उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि जो कोचिंग संचालक है इस तरीके की अगर एक्टिविटी में पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिस तरीके से कल जेडीए के अधिकारी बता रहे थे कि अधिगम के अलावा ये जो कोचिंग संचालक है, चाहे ढाका हो या सारण हो, इनके जो अन्य कोचिंगों में भी इनके शेयर थे जो यहाँ पर, तो ऐसे में वो कोचिंग संस्थान भी जेडीए की रडार के ऊपर है। उनके ऊपर भी जयपुर विकास प्राधिकरण का जो प्रवर्तन दस्ता है, पीला पंजा है, वो चल सकता है। जेडीए की अलग अलग टीमें जो गोपालपुरा बाईपास के ऊपर यहाँ पर जो कोचिंग जो संस्थान है, उनकी जानकारी यहाँ पर जुटाने में जुटी हुई है कि ये जो दोनों जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड है, इनका और किन किन इंस्टीट्यूट्स में इनका जो शेयर था, साथ ही साथ में जो अवैध जो एक्टिविटी जो चली आ रही है उसको लेकर भी एक जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन कौन सा जो कोचिंग संस्थान है वो इस तरीके से अवैध चल रहा है। तो कुल मिलाकर जयपुर विकास प्राधिकरण आने वाले दिनों में ऐसे जो कोचिंग जो संस्थान है उनके ऊपर भी कार्रवाई जो करेगा, नोटिस दे सकता है। तो इसी को लेकर जो यहाँ पे जो कोचिंग संचालक है, जो बिल्डिंग मालिक है, उनमें खौफ देखने को मिल रहा है। प्रियंका, बिल्कुल रोशन, और ये खौफ जरूरी भी है, लेकिन सवाल ये भी है रोशन कि जब मुख्य सरगना पेपर लीक से जो जुड़े हुए थे उनसे इस कोचिंग की संलिप्तता मिली तब ये एक्शन हुआ। सवाल ये कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्या इससे पहले नहीं देखा जाता था यहाँ पर कि अवैध रूप से ये बिल्डिंग बनाई गई है? बिल्कुल ठीक आपने कहा प्रियंका, जिस तरीके से जो जेडीए ने कार्रवाई की है उसके बाद में जेडीए की कार्रवाई के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में जेडीए किसी भी तरीके की जो विवाद है, जो जिस तरीके से जेडीए इस कार्रवाई के बाद में ट्रोल हो रहा है, उस ट्रोल से बचने के लिए जेडीए आगे आने वाले दिनों में जो आजकल के अंदर इस तरीके की जो कोचिंग है उन्हें और नोटिस दे, और जो रिहायशी मकान उनके अंदर चल रहे हैं उन्हें नोटिस देने की यहाँ पर जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर जुटाई जा रही। तो कुल मिलाकर ये जो जेडीए जिस तरीके से एक्शन लेगा, उसके बाद में जो कोचिंग जो संचालक हो या फिर जो बिल्डिंग मालिक हो, बिल्कुल रोशन, जितनी काबिले तारीफ इस एक्शन को लेकर तारीफ की जा सकती हो, उतने ही ज्यादा बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया और बने रहेंगे आपके साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। ये बड़ी खबर मिल रही है, अधिगम कोचिंग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। सड़क मार्ग पर मलबा बिखरा हुआ है जिसे हटाया जा रहा है। जेडीए की टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है। बता दें कि कोर्ट ने मलबा को हटाने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए थे। सड़क सीमा में फैले मलबे को हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। रोशन सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की जा रही है? कितना मलबा हटा लिया गया है? क्योंकि पहले ही कोर्ट की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए थे। आवाज मिल पा रही है रोशन आपको? सहयोगी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच रही। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब इस कोचिंग संस्थान को तोड़ा गया तो मलबा जो था वो सड़कों पर बिखर गया है और इसी बिखरे हुए मलबे को
लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जेडीए की टीम लगातार मलबे को हटाने में जुटी हुई है। कोर्ट ने भी मलबे को हटवाने के निर्देश दिए थे। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीए की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अधिगम कोचिंग पर जेडीए की कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल उठे हैं। किराए की बिल्डिंग को जेडीए ने अवैध बताकर ध्वस्त किया। सरगना भूपेंद्र का अवैध मकान पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आरोपियों को पुलिस अब तक पकड़ने में नाकामयाब क्यों है? और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जेडीए प्रशासन को ट्रोल भी किया जा रहा है। क्या आज जेडीए भूपेंद्र सारण के अवैध बंगले को ध्वस्त करेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग संस्थान को अवैध बनाकर जेडीए की ओर से ध्वस्त किया गया, क्या भूपेंद्र सारण के अवैध बंगले को भी जेडीए ध्वस्त करेगा? और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुख्य सरगनाओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। पुलिस भूपेंद्र और सुरेश की संपत्ति कुर्क कर सकती है। नकल अध्यादेश कानून के तहत ये संपत्ति कुर्क की जा सकती है। उदयपुर पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई से पहले संपत्ति का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। भूपेंद्र सारण का करणी विहार और रजनी कॉलोनी में बेशकीमती मकान है। सेटबैक के नियमों के उल्लंघन होने के कारण ये कार्रवाई की जा सकती है। तो वहीं सुरेश ढाका का भी चित्रकूट के अपार्टमेंट में बेशकीमती फ्लैट है। 25-25 हजार रुपए के इनाम भी घोषित किए गए इन दोनों पर और लगातार पुलिस इन दोनों मुख्य सरगनाओं की तलाश में है। पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्द ही पुलिस मुख्य सरगनाओं की संपत्ति कुर्क कर सकती है। लगातार इसे लेकर तैयारी भी की जा रही है और इससे पहले ये आदेश जारी किए गए थे कि जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या बेच नहीं सकते हैं। उसी समय से ये बातें कही जा रही है कि जल्द ही इनकी संपत्ति को पुलिस कुर्क कर सकती है। विष्णु सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, खबर मिल रही है कि जल्द ही संपत्ति कुर्क की जा सकती है पुलिस की ओर से, कोई जानकारी से लेकर मिल पा रही है पुख्ता? देखिए, नकल माफिया की कल अधिगम कोचिंग सेंटर पर कल एक कार्रवाई के बाद में अब जो है एक जो सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने रहेगी। उदयपुर पुलिस जल्द ही जो कि फरार इनामी जो सरगना है नकल माफिया है भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, इनके जयपुर स्थित संपत्तियों पर कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। चूंकि नकल अध्यादेश जो कानून बना था उसमें साफ प्रावधान थे कि जो भी नकल माफिया हैं, जो इनमें आरोपी संलिप्त हैं, उनकी आय से यानी इस काली कमाई से अर्जित जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने किया जाए, ऐसा प्रावधान है। और इसी प्रावधान के तहत अब उदयपुर पुलिस जो है जयपुर में स्थित सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण के मकान को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। इसके लिए तैयारियां की है। साथ में इनकी संपत्ति ऐसी कौन कौन सी, उसका ब्यूरो जो है, पूरा जो ब्यौरा है वो उदयपुर पुलिस खंगाल दी है ताकि आने वाले वक्त में इनके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो जो कि हमारे सूत्र होंगे वो बता रहे हैं कि जल्द से जल्द उदयपुर पुलिस अभी इन संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। और आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि जो कि भूपेंद्र सारण है वो 25,000 का इनामी है, सुरेश ढाका 25,000 का इनामी है। तो जो ढाका है उसका चित्रकूट इलाके में एक बेशकीमती एक फ्लैट होने की जानकारी सामने आई है। वहीं पर जो सारण है उनका चित्रकूट करणी इलाके में रजनी विहार में बेशकीमती फ्लैट है। साथ में वहां पर सेटबैक वायलेशन का भी उल्लंघन वहां पर हो रहा है। तो ऐसे में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, और बेहद अहम ये पहल भी हो जाती है कि इससे बदमाशों में और जो इस तरीके से नकल माफिया है उनमें खौफ हो। लेकिन विष्णु, अगर पुलिस संपत्ति कुर्क करने जाती है तो उससे पहले भी बहुत सारे लीगल एक्शंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अभी तक ये फॉर्मेलिटीज कहां तक पहुंची है पुलिस की ओर से? क्या कुछ कार्रवाई की गई इसे लेकर? नकल अध्यादेश कानून के तहत जब नकल माफियाओं की जब संपत्ति को कुर्क करने की जब कार्रवाई होती है उसके पहले पुलिस अपने जो एक होमवर्क करती है, उस होमवर्क में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो उनकी संपत्ति है क्या वो उसी काली कमाई से अर्जित की गई है या फिर नकल माफिया जो थे उनकी संपत्ति की और कौन कौन से रास्ते थे, यानी कि क्या उनका कोई और बिजनेस था जिससे वो बदमाश बचने के लिए संपत्ति को किसी और बिजनेस में दिखा सकते हैं। यदि नकल माफियाओं का संपत्ति अर्जित करने का धंधा कारोबार सिर्फ कोचिंग संस्थान ही है तो ऐसे में माना जा सकेगा कि ये जो संपत्ति उन्होंने खड़ी की है या फिर उनके कारोबार के यानी नकल कोचिंग माफिया मतलब कोचिंग के कारोबार को शुरुआत करने के बाद यदि संपत्तियां खरीदी गई है तो उदयपुर पुलिस के लिए आसान होगा
किन की संपत्तियों को उसी काली कमाई से अर्जित ठीक होना है दिखा विष्णु, करके। आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है फिर से आपके पास आएंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधान मंडलों के सचिवों का 59वां सम्मेलन हो रहा है। होटल मैरियट में ये सम्मेलन चल रहा है। सीधे वही लिए चलते हैं आपको। ये देखिए सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं होटल मैरियट से। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर विधान मंडलों के सचिवों का 59वां सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 59वां सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। सुधीर शर्मा सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, सम्मेलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर और कौन कौन लोग मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त? देखिए, पीठासीन अधिकारियों का ये 83वां सम्मेलन है। ये शिमला में सबसे पहले आजादी से पहले से ये सम्मेलन शुरू होने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार ये सम्मेलन हर साल आयोजित हो रहे हैं। पिछले साल शिमला में ही ये सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस बार 11 साल बाद राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पहले दिन यानी आज सचिवों का जो राज्य विधान मंडलों के जो सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, इसको सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उनकी यहाँ बैठक होगी और 3 प्रमुख मुद्दों पर इनकी चर्चा रहने वाली है, जिसमें राज्य विधान मंडलों में सीमित प्रणाली को मजबूत करके कार्यपालिका को जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पहला बिंदु ये रहेगा। दूसरा बिंदु डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत के विधायी निकायों को जोड़ना, इसका दूसरा प्रमुख बिंदु रहेगा चर्चा का। और तीसरा रहेगा विधान मंडलों की पहुंच का विस्तार करके भारत के विधायी निकायों को लोगों को करीब लाना, यानी लोगों को विधायी कार्यों से जोड़ना, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। इन तमाम 3 मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी और जो देश भर के विधान मंडल है उनके सेक्रेटरीज इसमें भाग ले रहे हैं। कल मैं बता दूं, कल से 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा, जिसमें राज्य विधान मंडलों के यानी राज्य की विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दूसरे जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति करेंगे। और ओम बिरला, चूंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं, लिहाजा वो भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। वो आज कुछ देर बाद जयपुर पहुंच जाएंगे और आज शाम को उपराष्ट्रपति भी जयपुर पहुंच जाएंगे। तो ये प्रदेश के लिहाज से देखे बहुत अति महत्वपूर्ण है। चौथा ये सम्मेलन जयपुर के राजधानी जयपुर में हो रहा है। जी बिल्कुल सुधीर, प्रदेश के लिहाज से ये सम्मेलन भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ही कई अहम विषयों पर चर्चाएं भी की जाएंगी। देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं। 4 दिनों तक सुधीर ये सम्मेलन चलने वाला है। 4 दिनों में क्या कुछ खास होने वाला है, इसे लेकर जानकारी जरा दीजिएगा। देखिए, आज जिस तरह से विधान मंडलों के सचिवों की बैठक है, उसी तरह से कल जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं देश भर के, उनके का सम्मेलन होगा, जिसको पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें 4 प्रमुख जो बिंदु हैं, उन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा रहने वाली है। जिसमें बात की जाए अलग अलग बिंदुओं की, तो उस बिंदुओं में सबसे ज्यादा जो संवैधानिक जो संविधान के अनुसार जो बताया गया है उनमें महत्वपूर्ण बातें हैं। जिसमें G20 में लोकतंत्र की जननी भारत के जो नेतृत्व है वो किस तरह से रहने वाला है, उस पर चर्चा होगी। विधान मंडलों को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और उत्पादक युक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा रहेगी। डिजिटल संसद और राज्य विधान मंडलों का संयोजनीकरण पर चर्चा रहेगी। तो कई अहम विषय हैं और मोस्टली कह सकते हैं कि 4 वो विषय हैं जिन पर खास तौर पर चर्चाएं की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इन तमाम जानकारियों के लिए। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खेत में करोड़ों की हेरोइन बरामद की गई है। केसरी सिंहपुर में किसान को खेत से हेरोइन मिली है। बीएसएफ ने हेरोइन को अपने कब्जे में ले लिया है। करोड़ों रुपए की हेरोइन बताई जा रही है। 5 पैकेट हेरोइन की बरामद की गई है, जिसकी बाजार में करोड़ों रुपए कीमत आकी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से हेरोइन की तस्करी की आशंकाएं भी हैं। बीएसएफ ने जोधपुर एनसीबी को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी है। तो लगातार पाक की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं। लगातार अवैध और नशीले खेप भेजे जा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं, जहां पर खेत में करोड़ों रुपए की हेरोइन मिले हैं। केसरी सिंहपुर में एक किसान को खेत से हेरोइन मिला और उसके बाद किसान ने बीएसएफ को इसकी जानकारी दी। फिलहाल बीएसएफ ने इस हेरोइन को अपने कब्जे में ले लिया है और अगर बात करें इसकी कीमत की,
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों रुपए इस 5 पैकेट हेरोइन की कीमत बताए जा रहे हैं और आशंकाएं हैं, संदेह ये जताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से इसकी सप्लाई की गई होगी। हालांकि अभी इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार इस हेरोइन को लेकर जांच की जा रही है। एनसीबी को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कुछ जानकारी मिल पाई क्या कि ये खेप कहां से आई है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? अपडेट बताइएगा। देखिए प्रियंका, अभी तो ये जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है कि हेरोइन की डिलीवरी आखिर हुई कहां से, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है तो संभावना जताई जा रही है कि सीमा पार पाकिस्तान में बैठे तस्करों के द्वारा इस हेरोइन को ड्रॉप किया गया है। हालांकि जब तक इसकी जो स्थानीय तस्कर इसकी डिलीवरी ले पाते, उससे पहले यहाँ के स्थानीय किसान की नजर इस पर पड़ गई, जिस पर बीएसएफ को सूचना दी और बीएसएफ ने 5 पैकेट हेरोइन, जिनका संभावित जो वजन बताया जा रहा है लगभग 5 किलो बताया जा रहा है और कीमत भी करोड़ों रुपए की है। फिलहाल बीएसएफ ने इस लावारिस हालत में मिले 5 पैकेट हेरोइन को जब्त करते हुए एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दे दी है, जो अब आकर इसकी पड़ताल करेगी। अच्छा प्रियंका, ये केवल पहला मामला नहीं है। अभी मुश्किल 4 से 5 रोज पहले भी हमने देखा कि रायसी नगर थाना क्षेत्र के लखागम गांव में भी 3 पैकेट हेरोइन, जिसमें लगभग 3.25 किलो हेरोइन थी, वो भी खेत में लावारिस हालत में मिली हुई थी। क्योंकि इस समय घना कोहरा है बॉर्डर एरिया में, तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जाती है कि ड्रोन के जरिए सीमा पार बैठे पाकिस्तान के द्वारा ये हेरोइन यहाँ पर ड्रॉप की गई है। बिल्कुल अशोक, क्योंकि लगातार पाक की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से आशंकाएं ये है कि पाक की ओर से ये सप्लाई की गई होगी। हालांकि जैसे ही इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी फिर से आपके पास आऊंगी, आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर से। ये बड़ी खबर है जहां पर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शंटिंग के दौरान यह हादसा हुआ। ट्रेन संख्या 12481 को वॉशिंग लाइन ले जाने के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में एसएलआर बोगी को नुकसान पहुंचा है। प्लेटफॉर्म 3 के बाधित होने से ट्रेन संचालन भी प्रभावित हुआ है। प्लेटफॉर्म को क्लियर करने में रेलवे प्रशासन जुटा हुआ है। और खबर डूंगरपुर से है, जहां शास्त्री कॉलोनी में एक मकान में बीती रात अचानक से आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लोगों ने भी घर के शीशे तोड़कर धुएं को बाहर निकाला। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से घर में काफी नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी है। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ड्राइवर का अपहरण कर उसकी कार लूट ली गई। हथियार के दम पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 1 घंटे घुमाकर गोनेर रोड पर ड्राइवर को फेंककर वे सभी फरार हो गए। कार मालिक को शॉपिंग करवाने के लिए ड्राइवर लेकर आया हुआ था। जवाहर सर्कल पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो पहले किडनैपिंग और उसके बाद लूट। बड़ी खबर जयपुर से। सेठ जी को लेने जा रहा, जब दो आए, बेच कर रहा था गाड़ी, 2 आदमी आए थे। पिस्तौल लेके मेरे लगा दी यहाँ पिस्तौल, और मैं घबरा गया। 20-30 किलोमीटर 20-17 किलोमीटर मैंने खुद चलाई थी गाड़ी। घबरा गया था ज्यादा, मारने के डर से। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। तो कहाँ, एक आगे बैठा था? एक आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था। और मेरे को बोल रहे थे वहाँ चलना है, जो मैं जानता ही नहीं है। वो बोले या मैं बोलूँ जब इधर चलना चल। और खबर बीकानेर से है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 28 दिसंबर को बीएसएफ को 2 किलो हेरोइन मामले में खाजूवाला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक 2 किलो हेरोइन के मामले में बीएसएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना पर श्रीगंगानगर के पक्की गांव निवासी 26 वर्षीय सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज हैं। दिसंबर को संग्रामपुर पोस्ट के पास बीएसएफ को 2 किलो हेरोइन मिली थी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान
नगर जिले में हिंदुमल कोट थाने में जो गांव पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। उस पर हमने निगरानी भी रखी, साक्ष्य जुटाए और उसके पश्चात हमने जो स्थानीय डीएसटी टीम है गंगानगर उसके सहयोग से हमने उस आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात के अंजाम का चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों को नाकाबंदी कर रायला थाने के पास से दबोच लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लूट की नकदी भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों ने एक बिल्डिंग से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस को सूचना मिली है कि जिस बिल्डिंग से लूट हुई वहां हवाला का कारोबार हो रहा था। पुलिस मामले में कई एंगल्स पर जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के अंदर आज दोपहर को एक लूट अटेम्प्ट की गई, जिसके अंदर एक व्यापारी के शॉप पे 4-5 संदिग्ध लोग आते हैं और लूट अटेम्प्ट करते हैं। बैग के अंदर कुछ राशि लेके मौके से रवाना हो जाते हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी करी। रायला थाना क्षेत्र के अंदर नाकाबंदी में आरोपीगण पकड़े जाते हैं, उनसे जो बरामदगी भी कैश की करी गई है और अब इसमें आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो मुकदमा है पंजीबद्ध करके इनको अरेस्ट किया जाएगा। और बात करेंगी कोटा की, जहां पर तलवंडी इलाके में एक 17 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों की पहचान साहिल और फैज अली के रूप में हुई है। बता दें 8 अगस्त 2022 से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जबकि फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। उधर बारा में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गोलीबारी करने और योजना बनाने के आरोप में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 6 जनवरी को दिन दहाड़े कोटा रोड पर गौशाला के पास फायरिंग की थी, जिसमें रोहित नागर को गोली लगी थी। आरोपियों ने 1.5 साल पहले आजाद हत्याकांड का बदला लेने के लिए गोली चलाई थी। फिलहाल घटना में शामिल एक आरोपी की तलाश लगातार जारी है। तहकीकात करके सभी मुलजिमों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसमें टोटल 7 मुलजिम अभी तक पाए गए हैं, जिसमें 6 मुलजिम को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना पूर्व रंजिश को लेकर हुई थी, जिसमें एक आजाद का मर्डर हत्या प्रकरण था। उसमें ये लोग मुलजिम थे, पर इनमें आपस में ऐसा लग रहा था कि आप ये बाहर निकलेंगे तो उनका एक जो कुटुंबजन थे और प्लस जो फायरिंग करने वाले थे आपस में दोस्ती थे, तो इन्होंने जो फायरिंग किया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। बैंक में रुपए जमा करवाने गए एक बुजुर्ग से लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। लूट की वारदात 24 नवंबर 2022 की बताई जा रही है। पीड़ित ने इस मामले में गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बुजुर्ग के पैर छूकर रुपए जमा कराने में मदद करवाने के बाद पर चंद मिनटों में ही बुजुर्ग से 2.5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गया था। तो बैंक में ये आरोपी पहुंचा था। इसने बुजुर्ग के पैर छुए और कहा कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं पैसे जमा करा दूंगा, लेकिन पलक झपकते ही ये आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया था। पुलिस को इस पूरे मामले पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 नवंबर 2022 की ये वारदात है, जब बुजुर्ग के 2.5 लाख रुपए लेकर ये आरोपी फरार हो गया था। मध्य प्रदेश में जाकर ये छिपा हुआ था और यहां पर पुलिस ने पहुंचकर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही आरोपी है जिसने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आरोपी की तलाश में थी और अब पुलिस को इस पूरे मामले पर बड़ी सफलता हाथ लगी। और 12 से खबर है, जिले में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 147 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। हालांकि आरोपी तस्कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी तस्करों का करीब 4 से 5 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन जंगल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तस्कर बिना नंबर की कार से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बड़ी खेप बरामद की गई है नशे की। 5 किलोग्राम
यहां पर खेप बरामद की गई। हालांकि जो आरोपी थे वो भागने में कामयाब रहे। और दौसा से खबर है, जहां पर गैंगरेप केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें। राजगढ़ के विधायक जोहरी लाल मीणा के बेटे की गिरफ्तारी का मामला सियासी रंग लेने लगा है। पॉक्सो कोर्ट की सख्ती के बाद विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया गया। अब विपक्ष इस कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार। मंडावर थाने में दर्ज हुए गैंगरेप के मामले में कांग्रेस विधायक जोहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पोक्सो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। गैंगरेप केस में पोक्सो कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। न्यायालय के आदेशानुसार ही गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार किया है। उनके आदेश से अभी जेसी छोड़ने जा रहे हैं। क्या मामला समझे? पहले कितने आरोपी अरेस्ट हो चुके थे? दो हो चुके हैं। विधायक पुत्र की गिरफ्तारी, विपक्ष के सवाल। सांच को आंच नहीं, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनको संरक्षण देने की, बचाने की कोशिश की, बावजूद इसके और पुलिस वहां तक पहुंची है और ये कार्रवाई की है, तो ये अपने आप में इंडिकेट करती है कि किस तरीके से अपराधों की पराकाष्ठा है और अपराधों में राजनीतिक संरक्षण की पराकाष्ठा है। मामला राजगढ़ के कांग्रेस विधायक जोहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा का है, जिसे लंबे अंतराल के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। दीपक की गिरफ्तारी नाबालिग से गैंगरेप केस में हुई है। हालांकि इस केस में पुलिस की भी काफी किरकिरी हुई है। गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे 190 के प्रार्थना पत्र पे पुलिस ने उसका नाम काट दिया था और वो गैंगरेप में इन्वॉल्व था, इसलिए कोर्ट ने जब चालान पेश किया, चार्जशीट में से उसका नाम हटाया, तो उसके खिलाफ कोर्ट ने 190 सीआरपीसी में प्रसंज्ञान लेकर के गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे थे, जिनकी उन्होंने जमानत भी खारिज हो चुकी थी अग्रिम। 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मार्च 2022 में दौसा के मंडावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की ने विधायक के बेटे समेत 3 लोगों पर गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कराई। पूरा प्रकरण है फरवरी 2021 का है, जब 10वीं की एक नाबालिग छात्रा जो अलवर जिले के गांव की रहने वाली थी, उसने 3 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। यह प्रकरण भी करीब 1 साल बाद में दर्ज हुआ था, यानी मार्च 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जो तीसरा आरोपी था उसको पुलिस ने आरोपी नहीं माना था, लेकिन जो दौसा की पोक्सो कोर्ट है उन्होंने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया था। पुलिस ने पहले तो मामला देरी से दर्ज किया, फिर लड़की के आरोप के बाद भी विधायक के बेटे को आरोपी नहीं माना। दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 190 के तहत आरोपी दीपक मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने आरोपी दीपक को 23 जनवरी तक पेश करने के निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। अब सत्ता में मद विधायकों के पाप सामने आने लगे हैं। कभी एमएलए का बेटा रिश्वतखोरी में गिरफ्तार होता है, तो कभी सामूहिक बलात्कार के अंदर। पीड़िता ने गुहार लगाई थी सब जगह घूम घूम के। 164 सीआरपीसी में बयान भी दर्ज हुए थे, उसके बाद भी कार्रवाई इतना विलंब से होना सरकार की सरपरस्ती के अंदर इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर पर शर्मनाक है। 23 जनवरी का समय आने से पहले ही आरोपी दीपक उर्फ दिलीप मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।